बच्चों, ऑनलाइन गुरु में आप सबका स्वागत है। आज हम फिर उपस्थित हुए हैं एक वीडियो के साथ, जिसमें हम इम्पोर्टेंस क्वेश्चन जो यूनिवर्सिटी लेवल का क्वेश्चन है या फिर कॉलेज लेवल का भी क्वेश्चन है, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट यूनिट का इसके पहले के वीडियो में हमने 2 क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दिया है। ये हम सेकेंड यूनिट से क्वेश्चन उठा रहे हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किशोरावस्था को परिभाषित कीजिए। अच्छा, यहाँ पर जो दीजिए लिखा है ये थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक हुआ है। इसको क्वेश्चन आपको ये समझना है कि किशोरावस्था को परिभाषित कीजिए। किशोरावस्था संक्रांति काल की अवस्था है एवं संघर्ष तूफान की अवस्था है। मतलब एक संक्रांति काल की भी है और संघर्ष तूफान की भी अवस्था है। कैसे, ये आपको सविस्तृत रूप से समझाना है, डिटेल में लिखना है। तो यहाँ सबसे पहले हम समझते हैं कि किशोरावस्था क्या है। तो किशोरावस्था की बेटा जो प्रस्तावना है उसको आपको अपने वे में लिखना है कि किशोरावस्था क्या है। इस अवस्था में तमाम परिवर्तन आते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो किशोरावस्था को अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग अवस्थाएं बताई है, लेकिन जैसे 12 से 18 वर्ष की अवस्था को किशोरावस्था की एज में रखा गया है। तो ये है। अब इसकी हम अगर परिभाषा देखें तो परिभाषा बेटा परिभाषा की बात करें तो परिभाषा में स्टैन हॉल के अनुसार परिभाषा है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष तूफान व विरोध की अवस्था है। ये बहुत इजी डेफिनेशन है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष तूफान व विरोध की अवस्था है। ये आप डेफिनेशन लिख सकते हो। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है कि संक्रांति काल की भी अवस्था है। तो संक्रांति काल की अवस्था कैसी है? क्योंकि ये जो संक्रांति काल है, पीरियड्स ऑफ ट्रांजिशन, यानी कि ये जो प्रौढ़ावस्था है और किशोरावस्था है, दोनों को जोड़ने वाली कड़ी है, हम ये कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो किशोर की जो स्थिति है वो असमंजस की स्थिति हो जाती है। वो पूरी तरह बालक समझा जाता है और ना ही पूरी तरह प्रौढ़ समझा जाता है। यानी कि उसके पास ऐसी स्थिति आती है कि उससे इस प्रकार के व्यवहार की आशा की जाती है कि अब वो परिपक्व हो गया है, किंतु वास्तव में वो बालक जो है ना ही वो बच्चा रहता और ना ही वो बड़ा होता है। वो उसी में कन्फ्यूज़ होकर रह जाता है। उससे कहा जाता है, जैसे अगर वो कोई भी काम बालक का करता है तो उसे कहा जाता है कि अरे आप बड़े हो गए हो। अगर वो कोई काम बड़े का करता है तो कहते हैं अरे अरे अभी बड़े नहीं हो, अभी तो तुम छोटे हो। तो इस रूप में उससे जो है वो व्यक्त किया जाता है और इसलिए वो अपनी सीमा में रहकर कार्य करे, उससे ये बताया जाता है। तो इस प्रकार वो एक संक्रांति काल भी है, क्योंकि वो किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था को जोड़ने वाली कड़ी है। अब दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि किशोरावस्था एक तनाव और संघर्ष की स्थिति है कैसे। यानी कि जो किशोरावस्था है, ये तो आप भी जानते हैं कि किशोरावस्था को परिवर्तन काल, यानी कि इस अवस्था में किशोरों में वैचारिक परिपक्वता आती है और समझना संभालना उनके अभिभावक के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। उनके पेरेंट्स को काफ़ी मुश्किल हो जाता है, उन्हें समझना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे शारीरिक परिवर्तन होते हैं जिससे बच्चा खुद ही कंफ्यूज हो जाता है और उसके अंदर अनेक तरह के जो संघर्ष है, तनाव है, वो उत्पन्न होने लगते हैं। और ये समस्या बड़ी ही विचित्र होती है कि मैं अब इतने साल का हो गया हूँ और उसको लगता है कि मैं न छोटे में हूँ ना मैं बड़े में हूँ। तो एकाएक उनके अंदर जो है एक तूफान सा उठता है। दूसरी चीज़ है कि ये उम्र के दौर में बच्चे होते हैं, तो जिन्हें बातचीत में अपनी सलाह देने पर यह कहकर फटकार दिया जाता है कि बड़ों के बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं है, या फिर बच्चा हो बच्चे की तरह रहो। इस प्रकार जो है ये कहा जाता है और जिससे भी बच्चा जो है उसमें एक संघर्ष और तनाव की स्थिति होती है। दूसरी बात अगर हम करें तो उसमें ये स्थिति होती है कि एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाएं, इस तरह की स्थिति बालक के सामने आ जाती है। किशोरावस्था उम्र का वह दौर है जब बचपन विदा होता है और युवावस्था के द्वार खुलते हैं। कहने का मतलब ये है कि शारीरिक परिवर्तन जो है वो होता है, जिसमें बच्चा स्वयं ही सहमा सहमा सा रहता है। और अगर हम देखें तो विद्यालय में अध्यापक जो होते हैं, टीचर्स होते हैं, उनके द्वारा दिखाई गई उदासीनता या फिर शारीरिक दंड है, दोनों का गहरा प्रभाव भी बालक पर पड़ता है। और इसके साथ साथ हम देखें तो मनोवैज्ञानिक समस्या भी है कि जिसका हल जो है माता पिता को निकालना चाहिए, क्योंकि इसमें विपरीत आकर्षण, यानी कि जो बालक है उनको बालिका के प्रति और बालिका को बालक के प्रति विपरीत आकर्षण होता है, जिसके कारण भी तनाव और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। और कुछ उनकी अपनी निजी समस्या भी होती है, यानी निजी समस्या, यानी कि यहाँ पर उनकी कैरियर का प्रश्न भी होता है। कभी कभी अभिभावक बहुत बड़ी बड़ी अपेक्षाएं रख देते हैं, जिसके कारण भी वो तनाव में आ जाता है और उसकी संघर्ष की स्थिति बन जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो
जैसा कि हमने कहा ना कि इस दौर में जो है बहुत सारी घटनाएं होती हैं और इस घटनाओं के कारण भी जो है वो कुंठा या फिर तनाव की स्थिति में देखी जाती हैं। जैसे कि इसी दौर के अंदर हिंसा है, चोरी है, लूटपाट है, इन सब की घटनाएं भी देखने को मिलती है। इसलिए कहा जाता है कि किशोरावस्था में माता पिता को खास अपने बच्चों को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस अवस्था में बालक जो है वो बालक के भटकने का मार्ग भी प्रशस्त हो जाता है। यदि उस पर ध्यान न दिया जाए तो बालक भटक भी सकता है। और इसलिए समाज जो है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो है संघर्ष और तूफ़ान की अवस्था है। और बेटा इस रूप में आपको इसमें लिखना है कि ये बहुत भावुक होते हैं, बहुत संवेदनशील होते हैं, उसमें ऊर्जा का अपार होता है और ये अपने मित्र से बहुत ही करीब होते हैं। और अगर वो बात करना बंद कर दे तो उनका भी उन पर गहरा प्रभाव पड़ जाता है, क्योंकि इमोशंस बहुत ज़्यादा उनके अंदर होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें लिखना है। और इसके साथ हम अगर अब दूसरे प्रश्न पे बात करें तो किशोरावस्था को प्रभावित करने वाले कारक, समस्या एवं समाधान। तो अगर हम बात करें जो किशोरावस्था है, किशोरावस्था को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इसे हम देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला कारक है सामाजिक और सांस्कृतिक कारक, जो किशोरावस्था को प्रभावित करता है। अच्छा, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक को भी डिवाइड किया गया है। जैसे कि सबसे पहला शारीरिक बनावट और स्वास्थ्य, यानी कि अगर हम एक बेसिकली चीज़ें बात करें तो जिन किशोरावस्था का शरीर बहुत ही अच्छा होता है, जिनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी होती है, और तो ऐसे बच्चे जो है समाज में आगे रहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि लोग उन्हें अपना मित्र भी बनाते हैं कि जिनका शारीरिक बनावट यानी कि जो काठी है शरीर की वो बहुत ही अच्छी होती है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जिन बालकों का स्वभाव जो है, जिन बालकों का स्वास्थ्य जो है सही नहीं होता है, तो ऐसे बच्चों को कोई मित्र बनाना भी पसंद नहीं करते हैं और ऐसे बच्चे का सामाजिक विकास भी पिछड़ जाता है। किसकी अपेक्षा शारीरिक बनावट जिनकी अच्छी है तो इनका जो सामाजिक विकास है वो भी बहुत ही बढ़िया होता है, क्योंकि लोगों से मिलते जुलते लोग भी उन्हें एक्सेप्ट करते हैं। तो इस वे में लिखना है। दूसरा जो है परिवार है, परिवार भी प्रभावित करने वाले कारक है। हम ये कह सकते हैं कि एक अच्छा परिवार भी जो है बालक के विकास को प्रभावित करता है। कहने का मतलब ये है कि जिस परिवार में संख्या बहुत अधिक होती है तो माता पिता उन पर ध्यान नहीं दे पाते, उनकी परवरिश पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो ऐसी अवस्था में भी जो है उनका विकास प्रभावित करता है। और जिन परिवार में बालक को प्रेम, सहानुभूति, सहयोग मिलता है और सारी चीज़ें बच्चा सीखता है, सामाजिक व्यवहार करता है, तो इस प्रकार जो है बालक एक अच्छा व्यवहार सीखता है और जिसके कारण उसका विकास होता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं पड़ोस और विद्यालय की, तो पड़ोस और विद्यालय की भूमिका भी बहुत हद तक प्रभावित करती है, क्योंकि अगर पड़ोस में सामाजिक व्यवहार बहुत अच्छा होगा तो वहाँ पर उसका विकास भी बहुत अच्छी तरह से देखने को मिलते हैं, क्योंकि पड़ोस में किस प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं, तो इसका जो है सीधा प्रभाव बालक के विकास पर पड़ता है। उसके मित्र और शिक्षक जो है इनका भी योगदान, अगर हम विद्यालय की बात करें तो विद्यालय में उनके किस प्रकार के मित्र हैं, कैसे संगत है उनकी, और शिक्षक उन्हें किस प्रकार सपोर्ट करे, किस प्रकार उनको सहयोग कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें वे शिक्षक किस प्रकार सामाजिक व्यवहार करना सिखा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों का प्रभाव जो है विद्यालय में देखने को मिलता है। जैसे आप देखते होंगे कभी कभी कितने बच्चे क्या है ना कि गुट बना करके और खड़े हो जाते हैं और तरह के कमेंट्स करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ऐसा माहौल बच्चों को मिल रहा है और अगर शिक्षक ध्यान नहीं दे रहा है तो ऐसी अवस्था में भी बालक का विकास जो है प्रभावित हो सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं मनोरंजन। तो जिस बच्चे को सारी सुविधाएं प्राप्त होती है, घूमने फिरने से लेकर के सारी चीज़ें, तो ऐसा जो बालक है उसका व्यक्तित्व का विकास यानी वो हंसमुख प्रकार का व्यक्तित्व होता है और हंसमुख प्रकार का व्यक्तित्वधारी हो जाता है और सामाजिक सहयोग करता है। लेकिन इसके विपरीत अगर हम देखें तो जिनको इन सारी चीज़ों का अभाव मिलता है तो उनका कहीं ना कहीं विकास जो है वो सामाजिक विकास जो है कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किशोरावस्था को प्रभावित करने कारक में जो मनोरंजन का भी महत्वपूर्ण योगदान है। दूसरा है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व का मतलब है कि उसका जो है वो किस प्रकार का व्यक्तित्व है। अगर हम बात करें व्यक्तित्व की तो यहाँ पर देखा गया है कि जिसमें आत्मविश्वास की कमी होती है तो ऐसे जो किशोर हैं उनका जो हम कह सकते हैं जो समाज में दायरा है वो एक सीमित हो जाता है और वो लोगों से मिलना जुलना नहीं कर पाते और मिलना जुलना कम पसंद करते हैं। तो ऐसे जो है वो लोगों से कटे रहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो बहिर्मुखी व्यक्तित्वधारी बालक है तो उसका जो सामाजिक दायरा है वो बहुत ही प्रबल रहता है और उसका स्वभाव भी हंसमुख रहता है। और अगर जो बालक का व्यक्तित्व अंतर्मुखी होता है तो लोगों से कटा कटा रहता है तो उसका सामाजिक दायरा भी संकुचित हो जाता है। ऐसे में उसका जो किशोरावस्था है वो प्रभावित होता है।
इसके बाद अगर हम बात करें संवेगात्मक विकास की, संवेगात्मक विकास का मतलब ये है कि जो बहुत ही हँसमुख और विनोदप्रिय होते हैं, तो ऐसों के दोस्त भी बहुत ज़्यादा होते हैं, साथी समूह भी अधिक होते हैं, तो इनका सामाजिक विकास भी बहुत अच्छा होता है। और इसके विपरीत जो चिड़चिड़े होते हैं, जो क्रोधी होते हैं, जो ऐसे हैं, तो इनका मित्र भी और इनके मित्रों का समूह भी बहुत ही कम होता है। तो इस प्रकार बच्चों हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर सामाजिक और सांस्कृतिक कारक है। दूसरा है आर्थिक कारक। आर्थिक कारक में भी बच्चों क्या आएगा, इसमें भी पॉइंट्स दिए गए हैं। आर्थिक कारक में जैसे शारीरिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य का मतलब है आपका स्वास्थ्य किस प्रकार का है। जैसे कि अगर आपके पास फाइनेंशियल आप स्ट्रांग है तो खाना पीना भी सही से हो पाता है, पोषण भोजन भी मिलता है। और कहीं अगर इसका अभाव हुआ तो शारीरिक विकास सीधा ही प्रभावित होता है। दूसरी बात करें हम संज्ञानात्मक योग्यता, तो बुद्धि है, शाब्दिक योग्यता है, शैक्षिक उपलब्धि, इन सब में वो पिछड़ जाता है क्योंकि वो फाइनेंशियल बहुत ही कमज़ोर होता है। और जिसके कारण जो हम देखते हैं ना कि गरीब बच्चों को सीखने के अवसर कम मिल पाते हैं, तो उनका संज्ञानात्मक विकास भी बहुत ही धीमी गति से होता है। दूसरी चीज़ हम बात करते हैं कि संवेगात्मक और सामाजिक विकास। तो यहाँ पर क्या है कि जो बच्चा गरीब होता है ना, उसका सामाजिक विकास भी बहुत ही कम होता है। और गरीब बालक में निराशा भी बहुत ज़्यादा उत्पन्न होती है, निराशा पैदा होती है तथा असामंजस्य भी उत्पन्न होता है। वह दूसरे के साथ घनिष्ठ संबंध भी नहीं बना पाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो है आर्थिक कारक भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं तो ऐसे बच्चे कभी कभी नशाखोरी भी करने लगते हैं, मतलब कि वो अपने जो है वो भटक जाते हैं अपने रास्ते से। और ऐसे बच्चे जो ड्रग्स का शिकार भी हो जाते हैं। कभी कभी ये कूड़ा है, बीनना हुआ, फैक्ट्री में काम करना है, इन सब से उनकी संगति भी खराब हो जाती है। जैसे आपने कभी देखा होगा ना, रेल की पटरियों के किनारे अक्सर जो है बच्चे नशे करते हुए पाए जाते हैं। तो ये आर्थिक रूप से जो कमज़ोर होते हैं, ऐसे बालक जो है वो अपराध में भी बहुत जल्दी जो है इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये आर्थिक कारक। राजनीतिक कारक भी है। राजनीतिक कारक को अगर हम एक उदाहरण के थ्रू देखें तो जिन परिवार में राजनीति की बातें बहुत ज़्यादा होती रहती है तो बच्चों पर सीधा उसका प्रभाव देखने को मिलता है। और बच्चा भी वैसा उसी प्रकार की उसकी भावना भी उत्पन्न हो जाती है। और कहीं ना कहीं जिसके कारण उसमें अस्थिरता की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो इस तरह से हम यहाँ पर देखेंगे बेटा कि सामाजिक सांस्कृतिक कारक है और आर्थिक कारक के दो भाग में डिवाइड करके आपको पॉइंट्स लेना है और इसे समझना है। इसके बाद हमारे आगे का क्वेश्चन है कि किशोरावस्था की जो समस्याएं हैं, समस्याएं में क्या है कि आत्मसम्मान, आत्म स्वीकृति तथा सुरक्षा की समस्या। कहीं ना कहीं उनका जो है अपना सेल्फ जो रिस्पेक्ट है, हम ये कह सकते हैं कि वो बहुत ही चिंतित होता है। अगर उसे आत्मसम्मान नहीं मिलता है तो जहाँ भी वो जहाँ कहीं जाता है, अगर उसे आत्मसम्मान नहीं मिलता है तो वहाँ पर भी उसे समस्या उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आत्मसम्मान, आत्मस्वीकृति तथा सुरक्षा की भावना भी कहीं ना कहीं समस्या उत्पन्न करती है। दूसरा है स्वतंत्रता की समस्या कि जब अवस्था में किशोर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं और भविष्य की कल्पना को साकार करना चाहते हैं, और ऐसे में अगर उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता नहीं मिलती है या फिर हम कहते हैं कि उनकी जो भी उन्होंने सोचा है उसमें कोई हस्तक्षेप होता है, तो वहाँ पर या फिर उस बच्चे का समर्थन नहीं किया जाता है, तो ऐसे में वो बच्चा अपने आप को अकेला पाता है और वहाँ पर भी जो है वो समस्या देखने को मिलती है। तीसरा है सुख एवं आनंद की चाह। कभी कभी इस अवस्था में बालक जो है अत्यधिक सुख और आनंद की कल्पना करते हैं, जैसे कि सिनेमा देखना, होटल जाना, घूमना फिरना, गाना सुनना, अभिनय करना, ये सब अच्छा लगता है। और विपरीत लिंगों के प्रति आकर्षण, ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो यहाँ पर देखा जाता है कि इसके कारण भी जो है किशोरावस्था को समस्या होती है। दूसरा आत्मनिर्भर बनने की समस्या, यानी कि किशोर को एहसास होता है कि अब वो बड़ा हो गया है और माता पिता पर बोझ लगने लगा है। अब मुझे कुछ करना चाहिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मुझे पैसा कमाना चाहिए, मुझे आत्मनिर्भर बनना चाहिए, मुझे एक अच्छा बिजनेस करना चाहिए। तो ये सारी जो है वो बातें वो अपने विचार कल्पना में घूमने लगता है और इसलिए वो अंत में अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए गंभीर हो जाता है। तो हम ये दे सकते हैं कि जो माता पिता है, अच्छे परिवार किशोर अपने माता पिता का व्यवसाय अपनाने में रुचि रखते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो बच्चा इन चीज़ों को आसानी से समझ लेता है उन्हें समस्या नहीं होती, पर जहाँ बच्चा कंफ्यूज होता है तो वहाँ पर उसे समस्या उत्पन्न होती है। तो पांचवा है बिछुड़ने का भय या स्नेह की लालसा, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों पर रहता है, किशोर और किशोरी ये दोनों पर रहता है। भावात्मक रूप से वो इतना अटैच हो जाते हैं कि कभी कभी उनको बिछुड़ने का भय भी लगा रहता है, तो इस कारण भी ये समस्याएं देखने को मिलती है। अच्छा, तो अब इसमें जो है
हम कह सकते हैं कि समाधान में क्या होगा, तो समाधान में बच्चों ये जो समस्या है ना, यही इसका समाधान है कि बालकों जो किशोर वय के बालक हैं उन्हें आत्मसम्मान उनको देना चाहिए, उनकी आत्मस्वीकृति को स्वीकारना चाहिए, उनमें सुरक्षा की भावना हो, ये उपाय करना चाहिए। फिर दूसरा है समाधान में कि उन्हें स्वतंत्रता देनी चाहिए। और इसके साथ-साथ बच्चों यहाँ की माता-पिता को भी सहयोग करना चाहिए, अगर बच्चे के पास समस्या है तो उसका समाधान करना चाहिए। दूसरा है कि जब बच्चा समस्या अपनी लेकर आता है तो प्रौढ़ को भी उनकी समस्याओं को सुनना चाहिए और उन्हें मदद करना चाहिए। इसके साथ-साथ जो माता-पिता हैं उन्हें भी मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके द्वारा हम समाधान कर सकते हैं। तो जो समस्या है वही बच्चों का समाधान भी है और आप इसको इस वे में लिख सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपके पास इसका समाधान है तो आप भी उसको लिख सकते हो। तो बच्चे ये दोनों जो यूनिट 2 का क्वेश्चन है ये कंप्लीट हुआ। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन समस्या है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम क्लियरली जो है डिटेल वीडियो बनाएंगे। ओके, थैंक यू बेटा।